हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 17 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स और यूपीएससी मेंस के लिए भी करंट अफेयर्स प्लस ऐसे राइटिंग प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कल इसका लेक्चर नंबर 2 जो ऐसे राइटिंग के लिए है वो अपलोड किया गया है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा। सवालों को अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू टीनोपैल्पस इंपीरियलिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टीनोपैल्पस इंपीरियलिस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। दोनों या दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड है। टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस आर, पहला है वेस्ट बंगाल, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश या चौथा है मिजोरम। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अटेम्प्ट कर लेना है ना, पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद मैं आंसर तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप अटेम्प्ट अपनी तरफ से करना और बताना कितने सही हुए आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग सही है। तो इसमें फर्स्ट है, डिक्लेरेशन एम्स टू सेट अप ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स विच आर जीरो एमिशन मेरीटाइम रूट्स बिटवीन द टू पोर्ट्स। तो आपको बताना है कि ये एम करता है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया एक सिग्नेटरी है क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन का। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सिग्नेटरी कंट्रीज विल सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बाय 2050। तो आपको बताना है कि क्या कम से कम 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने बाय 2050। तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स। आपको बताना है सही कौन सा है रिगार्डिंग द क्लाइड बैंक। तो लेट मी टेल यू वन बाय वन। आगे मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल मैंने पूछा था टीनोपैल्पस इंपीरियलिस के रिगार्डिंग। लेट मी टेल यू द आंसर। आप लोग लिख भी लीजिए जिसने नहीं लिखा है। टीनोपैल्पस इंपीरियलिस, जिसको कैज़र हिंद भी कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई डेजिग्नेट की गई है। एंड ये जो है ये शेड्यूल 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। मैच कर लीजिए। और तीसरा सवाल पूछा था कि क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला तो देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन के अंतर्गत ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बनाने हैं। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बनाने हैं, जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट्स बनानी है दो पोर्ट्स के बीच में, ठीक है ना। तो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स का मतलब क्या हुआ कि जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट्स बनाना है दो पोर्ट्स के अंतर्गत बीच में। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इस डिक्लेरेशन का। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस डिक्लेरेशन। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स कम से कम बनाने बाय 2025, मिड ऑफ द डिकेड बनाने। तो 2025 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही रहेगा। आज का मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर ट्राइबल राइट्स, हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स अकर अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। इसका मतलब क्या है कि ट्राइबल राइट्स क्या है, पहले आपको लिखना है। अब एक डिबेट बहुत ज्यादा चलती है, ट्राइबल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल राइट्स। तो आपको बताना है कि किस तरीके से आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं और किस तरीके से ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो सकता है अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को जो मैंने पूछा है। मेंस में जो क्वेश्चन पूछे हैं, कल भी कई लोगों ने अटेम्प्ट किया। आई थिंक पूनम चालका वाज द फर्स्ट, मतलब जिन्होंने पहली बार लिखा है आंसर, तो शी रोट द आंसर। इसके अलावा मानवी शर्मा रोट द आंसर, दीक्षा रोट द आंसर, ठीक है ना। रजत इज राइटिंग द आंसर्स, रजत हैज रिटन द आंसर। हिमांशी रोट द आंसर, सचिन डालवी रोट द आंसर। तो मेनी पीपल आर नाउ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। यू शुड आल्सो ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। इंपॉर्टेंट जो पहली न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे। आप लोग लिख लीजिए। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन बेसिकली COP 26 के अंतर्गत साइन किया गया था। एंड इसमें जो बातचीत की गई है, जो कसम खाई गई है, वो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स को सेटअप करने के लिए।
ठीक है ना। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स मतलब कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच में जो शिप जब ट्रेवल करेगा तो नेट कार्बन एमिशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन बेसिकली जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट्स सेटअप करने की कसम खा चुके हैं। जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट्स मतलब जो भी मैरीटाइम रूट हो उसमें कोई एमिशन ना हो, ठीक है ना। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स जिनको हम बोलेंगे। और अभी कसम ये खाई कि 2025 तक 2025 तक लगभग 6 ग्रीन कॉरिडोर्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है ना। और 2030 तक और ज़्यादा किए जाएंगे, ठीक है ना, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा आइकिया, अमेजॉन, पैटागोनिया, माइकेलिन, इन सब ने ये भी अनाउंस किया है कि दे विल बाय ओनली जीरो कार्बन फ्रीट फ्रॉम 2040। 2040 से अमेजॉन, आइकिया, पैटागोनिया, माइकेलिन ये सब केवल और केवल जीरो कार्बन फ्रीट्स ही खरीदेंगे बाय 2040, फ्रॉम 2040। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन साइन किया है। तो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन साइन करने वाली जो कंट्रीज हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, कोस्टारिका, फिजी, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, रिपब्लिक ऑफ द मार्शल आइलैंड्स, नीदरलैंड्स, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए, यूके। ये 20 कंट्रीज हैं जो मैंने जितनी आपको बताई ना, ये 20 कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं। देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, कोस्टारिका, फिजी, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जापान, जर्मनी, इटली, मोरक्को, रिपब्लिक ऑफ द मार्शल आइलैंड्स, नीदरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए, यूके। आप याद कैसे रखेंगे? जैसे इंडिया ने साइन नहीं किया है, चाइना ने इसको साइन नहीं किया है, इसमें रशिया ने अभी तक साइन नहीं किया है। तो कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को आप जो आपको लगता है कि पूछी जा सकती है उन कंट्रीज़ को याद कर लो कि इन्होंने साइन नहीं किया है, फिर बाकी जो मेन है उन्होंने साइन किया है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लाइड बैंक है क्या एक्चुअली में, क्यों क्लाइड बैंक नाम दिया गया है? तो क्लाइड बैंक नाम दिया गया है टू पे ट्रिब्यूट टू द हेरिटेज सिटी ऑफ क्लाइड बैंक। क्लाइड बैंक नाम की सिटी भी है और क्लाइड नाम की एक रिवर भी है, उसी को हेरिटेज सिटी बनाया गया था, हेरिटेज साइट माना गया था 2008 में। उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। जो क्लाइड बैंक है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर एज वेल। तो क्लाइड बैंक एक मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर भी है, इस कारण से इसको ऐसा किया गया है। अब एक नाम है कामोई अलीवा, याद रखिएगा, कामो अलीवा, दिस इज द नेम विच यू शुड रिमेंबर। मैं एक बार लिख भी देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है ना, इसको देख लेना आप लोग। KAMO, कामो, फिर ऐसा है, फिर ओ, फिर अलीवा, ALEWA। तो कामो अलीवा, ये नाम क्यों आया? क्योंकि ये क्वासी सैटेलाइट है अर्थ की। इट इज़ अ क्वासी सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जिसको अभी रिसेंटली तो नहीं, 2006 में वैसे देखा गया था पैन स्टार के द्वारा। तो याद रखिएगा, कामो अलीवा इज अ क्वासी सैटेलाइट, अर्थ की क्वासी सैटेलाइट है। इट मीन्स दैट इट इज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन एंड येट रिमेन्स क्लोज टू द अर्थ। मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, क्वासी सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि उसके पास रहता है, जिसकी सैटेलाइट होता है, लेकिन ऑर्बिट करता है किसी बड़े उसको, मतलब ट्रोजन टाइप का नहीं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड भी यही काम करते हैं, ट्रोजन एस्ट्रॉइड भी सेम काम करते हैं कि वो बड़ी बॉडी को क्या अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, क्वासी सैटेलाइट क्या है? दिस मीन्स दैट नियर अर्थ ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन। ऑर्बिट किसको करता है? सन को करता है। येट इट रिमेन्स क्लोज टू द अर्थ। डिस्कवर इसको किसने किया था? दिस क्वासी सैटेलाइट वाज डिस्कवर्ड बाय पैन स्टार्स टेलीस्कोप इन 2006 इन हवाई। हवाई में पैन स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम। पैन स्टार्स का फुल फॉर्म है पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये एक टेलीस्कोप है जो कि ऑपरेट होता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, वहाँ से ये ऑपरेट होता है। एंड दिस टेलीस्कोप इज टू सर्वे नाइट स्काई फॉर मूविंग और वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स। तो ये नाइट स्काई में मूविंग वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स को मतलब देखने के लिए इसको लगाया गया है एंड डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। कामो अलीवा के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी है कि ये मून का पार्ट हो सकता है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द मून, जो कि ब्रोक अवे हो गया एंड अब अर्थ के मतलब उसमें सिस्टम में आ गया है, ठीक है ना। एंड ये ऑर्बिट करता है सन को रादर देन अर्थ,
like its parent, ठीक है ना। अनदर पॉसिबिलिटी इन्होंने बोली कि कामो इलीवा वॉज कैप्चर्ड इन इट्स अर्थ लाइक ऑर्बिट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक था जो कि इस ऑर्बिट में फंस गया होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बताई जाती है कि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एज येट अनडिस्कवर्ड क्वासी स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। तो हो सकता है ये अर्थ के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स में जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं उनमें से कुछ किसी क्वासी स्टेबल उसका पार्ट हो। ट्रोजन आप सबको पता है जो कि ऑर्बिट शेयर करते हैं विद द लार्जर प्लैनेट। ट्रोजन्स आर दोज विच शेयर ऑर्बिट विद द लार्जर प्लैनेट, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी, लेकिन ये क्वासी सैटेलाइट आप इसको याद रखिए। कामो अलीवा आपको समझ में आ गया कि कैसी बॉडी है ना। मैंने आपको ओवर बताया ये सन को ऑर्बिट करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। नियर अर्थ जरूर है लेकिन सन को ऑर्बिट करती है, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है आपको दिख रही होगी, एनआरसी ओनली 1032 डाउटफुल वोटर्स केस रिफर्ड फॉर रिव्यू। तो अब यहाँ पे पहले 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया था फ्रॉम द फाइनल लिस्ट ऑफ असम। नाउ 1032 ही डाउटफुल केसेस ऐसे हैं जिनको रिव्यू के लिए रिफर किया गया है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग, ओनली ओवर लिटिल 1000 डाउटफुल केसेस इन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द एनआरसी असम हैव बीन रिफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, ठीक है ना। तो केवल इतने ही। एंड अगर आप देखें लास्ट लिस्ट में कितने लोग एक्सक्लूड हुए, तो 19 लाख से ज़्यादा लोग एक्सक्लूड हुए थे। उनमें से ये आपको याद रखना है कि 19 लाख से ज़्यादा लोग एक्सक्लूड किए गए थे जो लास्ट लिस्ट आई थी। एनआरसी है क्या, तो इसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बोलते हैं। ये अभी असम में हो रहा है एज पर दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2014। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके अंतर्गत ये चीज़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऑर्डर दिया था, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बोलते हैं इसको। ओनली असम में ये रजिस्टर अभी अवेलेबल है, जिसमें 1985 में जब असम अकॉर्ड हुआ था, है ना, 1979 से 1985 तक वहाँ पे एजिटेशन चला था, जिसमें ये कहा गया था कि भैया आप फॉरेनर्स को डिटेक्ट करो और फॉरेनर्स को हटाओ, है ना। ये चीज़ असम के एजिटेशन में हुई थी। 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया था। 15 अगस्त 1985 की डेट अगर आपको याद हो तो असम अकॉर्ड साइन किया गया था। कब हुआ था साइन? 1985 में हुआ था, 1985 में, है ना। उस समय राजीव गांधी थे, तो उस समय ये अकॉर्ड साइन किया गया था 1985 में। और वो काफ़ी जो 1979 से चल रहा था ये चीज़ थी। ड्राफ्ट लिस्ट जो थी पब्लिश की गई थी जून 2018 में एंड जून 2019 में भी, जिसमें लगभग 41 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है ना। फिर इसमें 36 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने रीअप्लाई किया था फॉर एनआरसी सेवा के। फिर फाइनल ड्राफ्ट आया जिसने कि 19.06 लोगों को लाख लोगों को एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम दी एनआरसी, है ना। इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑब्वियस बात है। अब बीजेपी रूल्ड असम गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द एनआरसी इन इट्स करंट फॉर्म एंड सॉट अ रीवेरिफिकेशन एज मेनी एज 1034 डाउटफुल केसेस इन द फाइनल ड्राफ्ट रिफर टू ऑफिशियल सीकिंग एक्शन, ठीक है ना। तो 1032 डाउटफुल केसेस हैं जिनको कि कमिश्नर के पास भेजा गया है। अब यहाँ पे एक दो टर्म्स आपको मिलेंगे डाउटफुल वोटर्स के, सब तो आपको पता होगा। डिक्लेयर्ड फॉरेनर एक टर्म है, डिक्लेयर्ड फॉरेनर क्या है? डिक्लेयर्ड फॉरेनर, तो एक डिक्लेयर्ड फॉरेनर या डीएफ एक ऐसा पर्सन है हु इज मार्क्ड बाय द फॉरेनर ट्रिब्यूनल फॉर एलिजिबली फेलिंग टू प्रूव देयर सिटीजनशिप आफ्टर द स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग मार्क्स हिम और हर एज एन इलीगल माइग्रेंट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये प्रूव ना कर पाए कि वो सिटीजन है उस जगह का, इंडिया का सिटीजन है, उसको डिक्लेयर्ड फॉरेनर घोषित किया जाता है। मतलब कि पहले उसको स्टेट पुलिस पकड़ती है कि वो इलीगल माइग्रेंट है, फिर जब उससे आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कहा जाता है फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा, तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने वो अपनी आइडेंटिटी एज अ सिटीजन नहीं प्रूफ कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को डिक्लेयर्ड फॉरेनर घोषित कर दिया जाता है। डिक्लेयर्ड फॉरेनर। फॉरेनर ट्रिब्यूनल होते क्या है? दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये भी लिख लो। जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एस्टैब्लिश्ड एज पर द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964, ठीक है ना। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जिनको कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स 1964 के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया है। एंड इसके अलावा फॉरेनर्स एक्ट 1946 भी है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946, ये भी याद रखिएगा। कंपोजिशन की अगर हम बात करें फॉरेनर ट्रिब्यूनल की, फॉरेनर ट्रिब्यूनल में तो एडवोकेट्स जो होते हैं दे शुड नॉट बी बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम द असम जुडिशियल सर्विसेज और रिटायर्ड आईएएस और एसीएस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी हैविंग एक्सपीरियंस इन क्वासी जुडिशियल वर्क्स। तो ऐसे लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। कंपोजिशन ऐसे लोगों से बनता है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल का एज 35 ईयर्स ऑफ एज याद रखना, 7 साल का एक्सपीरियंस याद रख सकते हैं आप लोग। आईएएस एसीएस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड असम जुडिशियल सर्विसेज के जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो बनाते हैं इस क्वासी जुडिशियल बॉडी को, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सेटअप कर सकता है इन ट्रिब्यूनल्स को, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किए था अभी रिसेंटली फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स 1964 को, एंड एम्पावर किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज टू सेटअप द ट्रिब्यूनल्स इन क्वासी जुडिशियल बॉडीज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेटअप कर सकते हैं एंड टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इलीगली और इन इंडिया इज अ फॉरेनर और नॉट। तो याद रखिएगा, इसको डिसाइड करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको पावर दे दी गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा पहले जो ये पावर थी वो केवल सेंटर के पास वेस्टेड थी। दिस पावर वाज वेस्टेड विद ओनली सेंटर अर्लियर। अब कौन अप्रोच कर सकता है, तो इस अमेंडेड FTRO यानी कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 2019 अमेंड हुआ, उसमें एक इंडिविजुअल को ये पावर दी गई कि वो अप्रोच कर सकता है। अर्लियर ओनली द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुड मूव द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट सस्पेक्ट। पहले तो केवल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मूव कर सकती थी ट्रिब्यूनल को किसी सस्पेक्ट के अगेंस्ट, लेकिन अब इंडिविजुअल्स अप्रोच कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। तो इस इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो अप्रोच द ट्रिब्यूनल, ये आप याद रखिएगा। ममता लॉन्चेस द्वारे राशन स्कीम। तो द्वारे राशन वाला कि घर तक डोर स्टेप डिलीवरी होगी फॉर 10 करोड़ पीपल। फूड ग्रेन्स की डिलीवरी होगी 10 करोड़ लोगों के घर, एंड इसको द्वारे राशन बोला जा रहा है। इसका नाम द्वारे वैसे लिखा है ना, द्वार बोलते हैं ना, द्वारे मतलब आपके घर के बाहर का जो पार्ट होता है उसको द्वार बोलते हैं। तो द्वारे राशन एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। 10 करोड़ लोगों के घर पे फूड ग्रेन्स की डिलीवरी होगी डोर स्टेप तक, ठीक है ना। दिस इज द थिंग एंड इट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो पीडीएस के अंतर्गत जो आपको खाना मिल रहा है लगभग 25 किलोग्राम का जो खाना राशन जो भी मिल रहा है आपको, वो आपके घर तक आपको पहुंचाया जा सके, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन फॉर्म ऑफ स्टेप, जिसको कि ममता बनर्जी ने लेकर के आई हैं। तो लेट्स सी कि ये इसको कोई अपोज करता है कि नहीं करता, क्योंकि सिमिलर स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसको अपोज किया गया था, कंटेस्ट किया गया था, याद रख सकते हैं आप। आगे मूव करते हैं। हेरिटेज ढो आप याद रखिएगा, टू शाइन ऑन ब्यूटीफुल गेम। तो अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है। वहाँ के लिए इंडिया में एक हेरिटेज ढो बनाया जा रहा है। कोझिकोड के क्राफ्ट्समैन जो है इसको बना रहे हैं, कोझिकोड के क्राफ्ट्समैन बना रहे हैं। दे आर रिक्रिएटिंग दिस ढो। ढो क्या होता है, एक तरीके का एंशिएंट शिप होता है जो अरब्स के द्वारा यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो एक ऐसा वेसल है जो कि अरब्स लगभग 800 साल पहले यूज़ करते थे, जब वो केरला इन सब रीजन्स में सेल किया करते थे। तो वही धो बनाया जा रहा है, दिस इज़ द धो एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शिप ओनली, लेकिन ये क्रिएट किया जा रहा है, हेरिटेज धो है। इसमें ये एग्जिबिट किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोर्ट्स के नॉट इंटरफेयर विद डे टू डे टेम्पल रिचुअल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई डे टू डे टेम्पल रिचुअल्स में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये टेम्पल का जो ट्रस्ट होता है, टेम्पल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इशू जो है, दर्शन के इशू जो हैं या डे टू डे जो प्रैक्टिस हैं टेम्पल्स के अंदर, उसको मॉनिटर करें और वहीं पर ही लोगों को पिटीशन लगाना भी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नारियल कैसे फोड़ना है, ये कैसे करना है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगी। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो मैंने बोल रहा ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में एनवी रामना जी ने कहा है। देखो लिखा है, हाउ अ कोकोनट शुड बी ब्रोकन और अ पूजा शुड बी डन इन टेम्पल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू लुक इनटू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामना सेड। तो मैंने नहीं बोला, ऐसा मत सोचना कि आप लोग मैंने बोला। कई लोग इसमें भी सवाल करेंगे कि तो आपने ऐसा कैसे कह दिया, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि नारियल कैसे फोड़ना है। हमको पता नहीं है कि नारियल कैसे फोड़ना है, मुझे ही पता नारियल कैसे फोड़ना है, लेकिन ये चीज़ जो कही गई हो मैंने नहीं कही है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस लेकर के ना आए। हो सकता है कि कई लोगों ने लिखा हो कि भैया वहाँ पे तो ऐसे ही नारियल फोड़ना पड़ता है, ये गलत है ना। तो ये चीज़ वहाँ के जो महंत हैं, पंडित हैं, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। दिस इज़ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि हमसे आप मत पूछो, ये चीज़ें जो टेम्पल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो होंगे, ये सब जो बताएंगे उनका ज़्यादा बेटर है
आप इसमें मत करो। एक आर्टिकल 32 जरूर याद रखना, जो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जब फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होने लगे तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है ना, तो याद रखेगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। रिट्स इशू हो जाती हैं फिर आर्टिकल इनके अंदर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, काबुल कश्मीर एंड द रिटर्न ऑफ द रियल पॉलिटिक। अब यहाँ पे जो बेसिकली है, यहाँ पे ऑथर ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से एक बहुत ही कैच 22 टाइप की सिचुएशन आ गई, जहाँ पे मतलब कि वही शादी का लड्डू हो चुका है, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। ठीक है ना, तालिबान का अफगानिस्तान में आना एक शादी का लड्डू वाली सिचुएशन है। ठीक है ना, अब वही डिलेमास के बारे में ऑथर ने बताया। देखो, पहला डिलेमा जो सबसे पहले इंटरनेशनल एरिना में है वो है वेदर टू एड अफगानिस्तान और नॉट। पहली चीज तो ये कि अफगानिस्तान की मदद करें, एड और नॉट, मतलब कि अगर आप एड करते नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ गरीबी और भुखमरी से लोग मर जाएंगे। वहाँ ऑलरेडी राइट्स का तो हनन हो ही रहा है। अफगानिस्तान के अंदर इतनी समझ है नहीं कि किस तरीके से, तालिबान के अंदर इतनी समझ है नहीं कि किस तरीके से रूल करें। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि इनकी हेल्प करें या ना करें, पहली चीज। ठीक है ना, वेदर टू एड अफगानिस्तान और नॉट। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी वेस्ट जो है, जो आउटसाइडर्स हैं जैसे यूएसए, ये सब कंट्रीज जो हैं, इनको वहाँ पे कॉलोनाइजर्स के रूप में ही माना जाता है। अगर ये हेल्प करेंगे तो भी कॉलोनाइजर्स रहेंगे, नहीं हेल्प करेंगे तो भी कॉलोनाइजर्स रहेंगे। तो यहाँ पे यूएसए और ये सब सोच भी रहे हैं कि भाई रहना हमको बुरा ही बन के है, तो हम काहे के लिए मदद करें इतनी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, इंडिया के पास भी काफ़ी डिलेमाज है। इंडिया के पास जो कैश 22 सिचुएशन है वो ये है कि पहली चीज़ कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने कभी अफगानिस्तान मतलब तालिबान से बात की नहीं थी। हम तो ये कहते थे कि हम वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट पहली फ्लाइट पकड़ के पहली फुर्सत में निकल गई वहाँ से जैसे अटैक हुआ है ना। तो जिसको हम मानते थे, ये घनी वनी जो थे, ये घनी भाई लोग सब गायब हो गए, ये दिखने ही बंद हो गए। और अब इंडिया जो है, इंडिया के पास डिलेमा ये है कि अब इनसे बात करें तो किस मुंह से करें, कैसे करें। रिलेशनशिप बढ़ाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि क्यों भैया पहले तो आप लोग नहीं बढ़ा रहे थे, अब आप उनको पता चल गया कि तालिबान वहां रहने वाला है तो आप रिलेशनशिप बढ़ाने लगे। अब देखो, तालिबान जो है वो इंगेज करना चाहता है पाक, ऐसा नहीं कि तालिबान इंगेज नहीं करना चाहता इंडिया के साथ। ऑब्वियसली बात है, कोई भी बड़ी कंट्री इंडिया के साथ डेवलप करना चाहेगी, इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी। लेकिन जो पाकिस्तान बीच में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है कि हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग ना करें। जैसे ही हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने जाएंगे तालिबान के साथ, वो कश्मीर के इशू को बढ़ाने लगेगा और कश्मीर में अटैक और कश्मीर में जो टेररिस्ट एंट्री कराते हैं लोग, तो वो कराना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो दैट इज़ अनदर इशू कि पाकिस्तान जो है वो ना ही उसने अभी अफगानिस्तान के रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो हमने किया था एनएसए लेवल पे इंडिया में, उसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों ही नहीं आए, है ना, दोनों ही नहीं आए। और इस कारण से इशू ये है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर मुद्दे को, कश्मीर में जो मतलब वोलेटाइलिटी है उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। और ये चीज़ हुई भी। पहले कश्मीर ने क्या, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी अगर हम देखें तो जब तक तालिबान इस्टेब्लिश नहीं हो गया था तब तक जनवरी फरवरी के टाइम में वो हमसे खूब मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि भैया हम सीज़ फायर कर देते हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं भेजेंगे, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। और ये चीज़ घटे भी, इंस्टेंसेस घटे भी। बैक चैनल डिप्लोमेसी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही है, ये वो मतलब जो सिविल सोसाइटीज़ और ये सब के माध्यम से बातचीत हो रही है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर तालिबान इस्टेब्लिश हुआ तो फिर से जो कश्मीर है वो सेंट्रलिटी में आ गया है मुद्दा, और पाकिस्तान जो है उसने अब हरकतों से बाज तो आएगा नहीं, तो उसने शुरू कर दिया दोबारा से वायलेंस जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। चाहे आप देख लो कि जो केसेस हैं, जो इस तरीके के टेररिस्ट अटैक्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन के अटैक्स हैं, ये सब दोबारा से स्पाइक करना शुरू कर चुके हैं। तो तालिबान के राइज होते ही पाकिस्तान ने अपनी जो कश्मीर अप्रोच थी, कश्मीर पॉलिसी थी, वो चेंज कर दी। तो ये सब बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब जल्द से जल्द हमको ढूंढने पड़ेंगे अगर हमको रियल वर्ल्ड में कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स करने हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। हमको कश्मीर की भी सेफ्टी सोचनी है, हमको रिलेशनशिप भी सोचना है, और हमको फ्यूचर भी सोचना है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड आउटरीच टू ट्राइबल्स दैट चेक ऑल द बॉक्सेस। यहाँ पे तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। एंड ये जो बात है, मैं इसमें तो केवल और केवल आपको प्रीलिम से स्पेसिफिक बातें बताऊंगा। अपन इसको गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम केवल केवल जो रियल चीज़ है, जो रियल डील है, हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं ना, बाकी चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने ये कहा, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। निषाद राज गुहा का एग्जाम्पल
दिया है। निषाद राज गुहा, अगर आपको पता हो तो जब रामायण आप पढ़ेंगे तो रामायण में आप देखेंगे कि जब लॉर्ड राम एग्जाइल में रहते हैं तो निषाद राज गुहा ने उनकी मदद की थी, है ना। इनको एक मतलब कि एज अ दलित यहाँ पे ऑथर ने प्रेजेंट किया है कि उन्होंने इतनी मदद की थी श्री राम की, लॉर्ड राम की मदद की थी। वो ट्राइबल लीडर थे, निषाद राज उनको कहा जाता था। गुहा, ही वॉज द ट्राइबल लीडर। इसके अलावा दूसरे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो महाभारत में है अर्जुन। अगर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन जाते हैं, वहाँ पे जो नागा ट्राइब है, वहाँ की एक कन्या थी उलूपी, नागा कन्या थी, यानी नागा ट्राइब की थी कन्या उलूपी, एंड प्रिंसेस ऑफ द नागा ट्राइब थी। एंड आपके अर्जुन मैरीड द उलूपी नागा प्रिंसेस, एंड इरावन उनका बेटा होता है इरावन। तो रामायण और महाभारत दोनों में इंस्टेंसेस है जहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जो ट्राइबल्स हैं, सॉरी ट्राइबल्स नॉट दलित्स एंड ट्राइबल्स का जो है वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे हैं, सिटी ड्वेलर्स रहे हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। ऐसा रामायण और महाभारत में शोकेस किया गया। ऑथर ने ये चीज़ बताई है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ऑथर जो कहते हैं वो ये है कि कल्चर में लेकिन जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ वो बहुत गलत हुआ। ब्रिटिशर्स क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट 1871 लेकर के आए, ठीक है ना। तो कई ट्राइब्स को जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, इन सबको उन्होंने क्रिमिनल्स घोषित कर दिया था। तो क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट लेकर के आए थे 1871 में, ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। एंड ये वही लोग थे जो डिसेंडेंट्स थे निषाद राज गुहा के, जिनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाना शुरू कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडियन गवर्नमेंट बनी 1947 के बाद, उसके बाद ये क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट इसको हटाया गया, है ना, स्टीरियोटाइप जो कर रहा था ट्राइब्स को। एंड चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे टांटिया भील हैं, ये सब रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इनकी जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपके नॉर्थ ईस्ट से रानी गैदिन लियू आपको याद रख सकते हैं, एंड थलक्कल चांदू, दे आर ऑल, ही इज फ्रॉम साउथ एंड दे ऑल डिजर्व द रिस्पेक्ट। इसके अलावा ऑथर ने यह कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा है, तो दैट इज एक्चुअली द कमेमोरेशन ऑफ द रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल्स, कमेमोरेशन ऑफ द रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल्स, ताकि हम उनके कल्चर को, उनके हेरिटेज को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। वी शुड वैल्यू दैट थिंग। एंड अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 705 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, एंड दे कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड इज प्रोटेक्टेड एंड मेड एक्सेसिबल अक्रॉस द नेशन। तो यही इनको प्रोटेक्शन मिलना ज़रूरी है, इनको पूरे नेशन की एक्सेस मिलनी चाहिए, इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए, इनके अधिकार मिलने चाहिए। दिस इज ऑल द थिंग, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि 1999 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सेटअप की गई थी। उसका भी रीज़न यही था कि जो ट्राइबल इशूज़ हैं उनको वो मिले, और ट्राइबल्स के रिगार्डिंग जो बजट एलोकेशन है वो बढ़ाया जाए, ट्राइबल्स का वेलफेयर बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो उनके तक पहुँचाया जाए, ठीक है ना। अब ऑथर ने ये भी कहा इसके अलावा कि जो ट्राइबल मतलब ऑथर ने कहा है कि नहीं, ऑथर ने ये कहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी डेवलपमेंट जो है वो ट्राइबल्स का होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात ऑथर ने ज़रूर नहीं की, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए थे रिसेंटली इनके द्वारा, और उसकी बात ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स 2006 में चेंजेस किए गए थे और ट्राइबल्स इससे खुश नहीं थे। उस चीज़ की बात ये नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो सिर्फ अपना प्लस पॉइंट ही दिखाना शुरू करेंगे। ये ज़रूर ऑथर ने कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो आया है कि क्लास 5 तक जो इंस्ट्रक्शन है वो उनकी मदर लैंग्वेज में दिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा, शेड्यूल लैंग्वेज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि ट्राइबल्स को डेवलप करने में मदद करेगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि एकलव्य मॉडल जो है रेसिडेंशियल स्कूल्स का, उसको बढ़ावा देना भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसके अलावा नए एकलव्य स्कूल्स को सेटअप किया जाना चाहिए ताकि ट्राइबल्स को और ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है ना। अब जो 15 नवंबर है उसको कमेमोरेट करने से ये होगा कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जो उनका कल्चर हेरिटेज है, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन किया जाएगा, किया जा रहा है अंडर दैट, है ना। और वो एक अच्छी अप्रोच भी है। लेट्स सी कि इसका कितना बेनिफिट ट्राइबल्स को मिल पाता है, लेकिन दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, है ना। दैट इज़ द थिंग विच वॉज डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते लॉन्गर टर्म बेटर इम्पैक्ट। अब ये जो आर्टिकल है रिसेंटली लिखा गया है, सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स के टर्म बढ़ाए गए हैं 5 साल तक किए जाने की बात, लेकिन वो टर्म 2 ही साल का है,
5 साल तक बाय एक्सटेंशन, मतलब एक एक साल का एक्सटेंशन दे करके आप उसको 5 साल तक का कर सकते हो। अब ये जो आर राघवन है, इनके द्वारा, आर के राघवन द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आई थिंक पहले सीबीआई डायरेक्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर भी रह चुके हैं ये। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इनका ये कहना है कि बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, गलत इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन बेटर ये होता कि आप इनका टर्म 5 साल का ही कर देते। अभी क्यों, क्या है अभी इशू, क्या है एक इशू बता दूं, इनका टर्म अगर अभी क्या है 2 साल है, एक्सटेंशन इनको 3 साल का मिल सकता है। तो अगर जब एक्सटेंशन की बात होती है तो ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि एक्सटेंशन देना है कि नहीं। इसलिए जो डायरेक्टर है वो फिर थोड़ा फेवर में काम करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन अगर आप इनका टेन्योर कर ही देते, सिक्योर कर देते 5 साल का, तो फिर ये हो सकता है थोड़ा फ्रीली काम करते, इंडिपेंडेंटली काम करते और ज़्यादा मतलब क्रेडिबिलिटी के साथ काम कर सकते थे। लेकिन अभी चूंकि आपने क्या किया कि 2 साल का टेन्योर है, 3 साल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे ये फिर फेवर वाली बात आ जाती है कि वो भी चाहेंगे कि हमारा एक्सटेंड हो जाए टर्म, तो वो थोड़ा फेवर में काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस की जो पावर दे दी जाती है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ये ऑथर का कहना है। लेकिन ओवरऑल जो ये टर्म बढ़ा है ये काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑथर का ये कहना है कि कोई भी डायरेक्टर आता है तो 2 साल में वो अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। 2 साल में अपना इम्पैक्ट, 1 साल तो उसको समझते समझते पूरी प्रोसेस लग जाता है, और फिर बचते हैं उसके पास ले दे के 1 साल, जिसमें सारी छुट्टियां अगर आप हटा दो, सब कुछ हटा दो, तो उसका इम्पैक्ट पहुंचाने वाला टाइम पीरियड बहुत कम रहता है। तो यही ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी चीज़ है वो डिपेंड करती है कि जो इंटरफेरेंस ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। दूसरी चीज़ कि उनको थोड़ा टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले। तो ये 5 साल का जो स्टेप्स था बहुत अच्छा था, लेकिन अगर ये ओवरऑल पूरा हो जाता तो और भी अच्छा होता। दिस इज व्हाट दी ऑथर सेज ओवरऑल, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं। एक और इशू ऑथर ने यहाँ पे जरूर उठाया कि यहाँ पे कई स्टेट्स हैं जो कि सीबीआई को कंसेंट नहीं दे रहे। एक्चुअली जब सीबीआई के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें सीबीआई को कंसेंट लेनी पड़ती है स्टेट्स के द्वारा कि आप वहाँ पे काम करें या ना करें। तो यहाँ पे कोर्ट से ये भी ऑथर ने रिक्वेस्ट की कि सीबीआई के पास एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी पावर होनी चाहिए कि वो सुओ मोटो मतलब अपनी परमिशन से देख सके, जैसे कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो देख सके, है ना। इस तरह से नहीं कि उनको परमिशन लेनी पड़े बार बार, स्टेट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये इश्यूज नहीं आने चाहिए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे वैसे कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही। एक न्यूज़ यहाँ पे बस इतना है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी ऑर्गेनिक ऑनली पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट की ऑर्गेनिक ऑनली पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको बैन कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर बैन करने से हुआ क्या कि वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई। तो इसको आप याद रख सकते हैं। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने ऐसा किया, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका ने किया ऐसा, ठीक है ना। आगे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द डिजिटल करेंसी प्लान मेड इन चाइना। अब यहाँ पे एक्चुअली चाइना ने एक डिजिटल करेंसी प्लान लेकर के आए जिसमें वो एक डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत वो सीबीडीसी यानी कि चाइना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर के आएंगे। चाइनाज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको लिख लो दोनों चीज़ों को। चाइना ने ये प्लान किया है, चाइनाज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एंड ये आएगा डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत ये आएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली चाइना चाहता क्या है, देखो चाइना चाहता है कि जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, ये सब तो फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है इथीरियम। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिस्टम बनाया जाए जो कि आप कंट्रोल कर सकें, जिसको आप मॉनिटर कर सकें, जिसको आप रेगुलेट कर सकें। इसीलिए चाइना ने खुद का ये डिसेंट्रलाइज्ड फुल्ली नहीं रहेगा, ये थोड़ा मॉनिटरी, जैसे मनी चलता ना वैसे ही चलेगा। एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसकी जो चाइना की जीडीपी है उसको लगभग 1 से 2% की बढ़ोतरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पेपर मनी रहती है उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, उसमें हैंडलिंग चार्जेस ही 1 से 2 जीडीपी के बराबर आ जाते हैं, परसेंटेज के बराबर। दूसरा चीज़ कि जो कैश है, जो पेपर मनी है, उससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे आ जाते हो, वॉलेट और ये सब इन्वॉल्व कर देते हो, तो इनके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो जाती है, और मॉनिटरिंग के कारण आपके कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ईजी हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फाइनेंशियल इंक्लूजन,
ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिटल एसेट्स, है ना। इसके अलावा आपको ये भी देख सकते हो कि सेंट्रल बैंक के पास एक पावर हो जाती है कि फिर वो मॉनिटर कर सकता है इन चीज़ों को, है ना। पहले मॉनिटर नहीं कर पाता, फिर मॉनिटर कर सकता। जब मॉनिटर कर पाएगा तो वो परचेजिंग पैटर्न भी देख सकता है लोगों के, तो कहाँ पे लोग परचेज कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा खरीद कर रहे हैं, तो बिग डेटा एनालिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा ये मदद करने वाला है, ठीक है ना। तो लेकिन इशू क्या है इससे, इशू ये होगा कि जो प्रिवेसी है, प्रिवेसी कहीं ना कहीं चली जाएगी, और दूसरी चीज़ इस तरीके से स्नूपिंग और ये सारी जो इशूज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आपके फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में भी स्नूपिंग होने लगेगी, उसके अकॉर्डिंग फिल्टरिंग, कंटेंट फिल्टरिंग होने लगेगी, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर इशू बन कर आएंगी, लेकिन ये इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये आर्किटेक्चर कुछ ऐसा रहेगा जिसमें कि सेंट्रल बैंक्स के पास पावर रहेगी कि वो उसको रेगुलेट कर सके, अनलाइक बिटकॉइंस एंड इथीरियम। बिटकॉइंस एंड इथीरियम तो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं रहेंगे। दैट इज द थिंग विच इज़ रिमेंबर वर्दी है, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा चाइना का एम ये है कि वो डॉलर के साथ compete करना चाहता है और इंटरनेशनली एक ऐसी करेंसी देना चाहता है जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। दैट इज़ द थिंग। एंड इसके अलावा एफबी का जो लिब्रा है या अली पे है या वी चैट पे है, उसकी जो मोनोपोली है, डुओपोली है, इसको रिमूव करना चाहता है और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना चाहता है इस करेंसी का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एडिटोरियल्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ओवरऑल न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको समझ में आया होगा, अच्छा न्यूज़पेपर था आज का। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।